राइट। बट मैं एक बात पूछना चाहूंगा, एनडीए, सीडीएस, एसएससी टैग, टीईएस, अलग अलग एंट्रीज हैं जो डिफरेंट एंट्रीज हैं, कुछ 12th पास हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बाद हैं, पर सब जाके मिल रही है एसएसबी में। तो करेक्ट करेक्ट। करंट अफेयर का लेवल कुछ कम नीचे होता है कि सबका सेम रहना चाहिए, या क्या है मतलब एक्सपेक्टेशन? वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने। जिस इंसान को आपने भी देखा वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर्व कर चुका है, वो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी सर्व कर चुका है, जर्नलिज्म में भी कर चुका है, और उसके बाद वो इंडियन आर्मी में भी सर्व कर चुका है, और आज की तारीख में टॉप एजुकेटर है अनअकैडमी का। ये इस इंसान की प्रोफाइल है। जरा मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मेरा ध्यान सुनना। इंटेलिजेंस ऑफिसर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करा, फिर जर्नलिज्म की दुनिया में आ गया, फिर इंडियन आर्मी के फॉर्म में इंडियन आर्मी के साथ सर्व किया, आईएमए के कैडेट रह चुके हैं, और फिर टॉप एजुकेटर बन गए हैं अनअकैडमी पे। इतना दिमाग लेके बैठे हुए हैं ये इंसान, ये काबिलियत है इनकी। अब जरा इनकी काबिलियत में आगे बढ़े तो आज की तारीख में ये एक्सपर्ट है करंट अफेयर के, और आप मानेंगे भी कि ऐसा वास्ट कैरियर जिसका रहेगा वो करंट अफेयर में एक्सपर्ट क्या उसकी महारत लेके बैठा होगा, और इसलिए मैंने इन्हें बुलाया है। अब मैं आपको बताता हूं, आप में से काफियों को अंदाजा ही नहीं है कि एसएसबी में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। एसएसबी में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा बताओ यूएस का प्रेसिडेंट कौन है। आपसे पूछेंगे कि हाउ जो बाइडेन प्रेसिडेंशिप इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया। अब ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतना डिटेल में नहीं देखा होता है। जो बाइडेन प्रेसिडेंट है ये तो रिक्शे वाले को भी पता होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, फार्मर बिल, देश में प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का, आपको पता होगा ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हो रहे हैं, पर आप में से काफियों को यह बात नहीं पता होगी कि पंजाब हरियाणा के ही क्यों कर रहे हैं। हमारे देश की मेजॉरिटी जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो डिपेंडेंट है फार्मर्स पे, मतलब एग्रीकल्चर पर। बट सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा के क्यों कर रहे हैं? पूरे देश से फार्मर आने चाहिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे सवालों के जवाब आपके दिमाग में नहीं आते हैं, और यही सवाल पूछे जाते हैं आपके एसएसबी पे। और जब आपको ऐसे सवालों के जवाब नहीं आते तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपका दिमाग लगता है कि शायद मेरा इंटरव्यू खराब हो गया, या मेरा शायद अब सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी चीजों का मैं थोड़ा जवाब देने आपके सामने आया हूं, और इसलिए मैंने इनको बुलाया है संजय सर को। संजय सर अनअकैडमी में फ्री पढ़ा रहे हैं। आप में से काफियों को नहीं पता, बहुत ही ज्यादा गलतफहमी कि अनअकैडमी आपको फ्री में नहीं पढ़ाता। अनअकैडमी आपको फ्री में ही पढ़ाता है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर जाके क्लिक करना है। अगर आपने आज तक अनअकैडमी क्लास कभी ज्वाइन नहीं की है, फ्री वाली, तो आपको एक कोड पूछेगा कि कोड बताओ, तो कोड में आपको टाइप करना होगा वाशने, जो मेरा लास्ट नेम है, और 1 फेब रात 10 बजे आप संजय सर से मुलाकात कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, इनके साथ मैंने पहली वीडियो नहीं बनाई है, इससे पहले भी और बनाई है, और अब ऊपर जो आई बटन है यहां पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप यहां पर क्लिक भी करके ये वीडियो देख सकते हो। मेजर रीजन फॉर एसएसबी रिजेक्शन, ये बात आप याद रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि कई लोगों को अपनी कमियां ही नहीं पता होती, और उन्हीं कमियों के साथ जो कि उनको आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, उन्हीं कमियों के साथ वो चले जाते हैं एसएसबी देने। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। अभी मुलाकात करते हैं संजय सर से और समझते हैं करंट अफेयर किस तरह से पूछे जाते हैं एसएसबी के अंदर। जय हिंद सर। जय हिंद शुभम, जय हिंद, वी मीट अगेन। यस सर, एंड दैट्स अ मतलब ड्रीम फॉर मी कि आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। अब सर मैं आपसे जरा बात करना चाहूंगा, यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो बच्चों की नर्व्स को पकड़ता है। मैं कोशिश करता हूं पकड़ने की। And you know it's kind of friendly bond become between you and your students। जैसे एक अभिनव है, इंडियन अकाउंटेंट है सर। हाँ अब उसी की बात कर लें, वो आपसे फ्रीली बता रहा है सर आपका जो पढ़ाया हुआ था वो आ रहा है, पूरी बॉन्डिंग आपकी बता रहा है। इनफैक्ट उसने बताया कि आपकी पढ़ाई हुई ऐसी चीज थी कि वो बता रहा था अपने ग्रुप में कि उसकी नॉलेज ज्यादा आउट हो रही है एज करेक्ट कम्पेयर टू करेक्ट। अदर, राइट। बट मैं एक बात पूछना चाहूंगा, एनडीए, सीडीएस, एसएससी टैग, टीईएस, अलग अलग एंट्रीज हैं जो डिफरेंट एंट्रीज हैं, कुछ 12th पास हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बाद हैं, पर सब जाके मिल रही है एसएसबी में। करेक्ट तो करेक्ट। करंट अफेयर का लेवल कुछ कम नीचे होता है कि सबका सेम रहना चाहिए, या क्या है मतलब एक्सपेक्टेशन? शुभम, मतलब फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम से 5-7 years डाउन द लाइन पहले, इनिशियल डेज देयर वाज दिस इज रादर अ मिथ कि कोई एनडीए की एंट्री में जा रहा है तो उससे नेशनल अफेयर्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, दिस इज अ मिथ, ठीक है। ओके। इट विल बी आस्क्ड। आई हैव मेट कैंडिडेट जो एनडीए की एंट्रीज में गए हैं जहां पर उनसे सीडीएस के लेवल के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं और नेशनल अफेयर्स की बात कर रहा हूं। मतलब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ग्रेजुएशन और स्कूलिंग में सिलेबस में डिफरेंस आएगा।
तो जैसे करंट अफेयर्स पूछते हैं, व्हाट आई हैव सीन इज दैट जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो पूछना स्टार्ट करता है, जैसे तुझसे क्वेश्चन पूछा, तूने आंसर दिया गया, तो उस क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ती जाएगी टू गेज दैट हाउ मच डू यू नो. ओके, तो सिमिलरली इफ यू हैव अ कमांड ऑफ द करंट अफेयर्स और द नेशनल अफेयर्स और द इंटरनेशनल अफेयर्स, तो इंटरव्यू में एक स्कोप बढ़ जाता है कि इस बच्चे से ये भी बात करी जा सकती है. नहीं तो कैरेक्टर पे बात करना, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट पे बात करना, पीआईक्यू पे बात करना, ये तो ऑलमोस्ट मैंडेटरी है ही करनी है. और अगर तुमको इन पर पॉइंटर्स हैं, जैसे कि अभी जिसकी तुमने बात करी, अभिनव गॉट रिकमेंडेड फॉर 145 कोर्स, उसका जो लेक्चर टॉपिक था दैट वाज मॉडर्नाइजेशन इन द आर्म्ड फोर्सेस. अब शुभम तुमको भी पता है ये वाला जो टॉपिक है ये अपने सीडीएस के एसएसबी में भी आता है, टेक के एसएसबी में भी आता है, कॉमन एसएसबी टॉपिक है. ओके, एंड सेकंड टॉपिक वाज इंडिया की, उसके ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था इंडिया की जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो न्यूक्लियर से पूरी होंगी कि रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. सो आई थिंक द टॉपिक्स आर कॉमन, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है. योर नॉलेज लेवल विल ऑलवेज बी डिफरेंशिएटेड कि जो 12वीं का बच्चा है वो कितनी मेहनत करके आगे आया है. अभिनव के केस में उसने काफी ज्यादा मेहनत करी थी, तो रिजल्ट्स वर इन हिज फेवर. सो आई थिंक द क्वेश्चंस दे वुड बी आस्किंग वुड बी सिमिलर, बट योर नॉलेज और आपकी जो डेप्थ आप बताओगे वहां पर, वो सर्टेनली एक इंपैक्ट करेगा एसएसबी के अंदर. ग्रेट सर, अभी एनडीए, सीडीए, एसडी, टेक तीनों की एसएसबी शुरू हो चुकी है. ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए दैट पीपल हैव कंफ्यूजन इन देयर हेड कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें. अगर हम मान लो करंट अफेयर की बात करें, बिकॉज देयर आर सो मच थिंग्स टू रीड. कई लोग तो ये तक देखते हैं कि किसी की स्टेट्समैन की स्टेटमेंट आ गई है तो उसको भी एज अ न्यूज में काउंट करते हैं. सो व्हाट योर पर्सपेक्टिव ऑन रीडिंग, बिकॉज करंट अफेयर तो बहुत वास्ट हो गई और कई चीजें हो गई. दो तीन चीजें हैं इसके अंदर. पहली चीज ये है कि जब भी आप एसएसबी में जाओ, they are looking for a neutral person first, because when it comes to army, navy and air force, these are apolitical organization. आप कोई लेफ्ट विंगर या राइट विंगर बन के जाओ. एंड जो जिस तरीके की हम लैंग्वेज आउटसाइड यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, और फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन वी शुडंट यूज, because once you go inside you will be representing a government. Okay, and government is represented by a particular party which keeps on changing. So as an aspirant you need to be apolitical. तो जब आप कोई अखबार से चीजें पढ़ो तो उस आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, दो तीन जगह से चीजों को पढ़ो ताकि आपका एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आए. अब मैं उन टॉपिक्स पर आता हूं जिसकी तुम बात कर रहे हो. नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स, ये तो ब्रेड एंड बटर है आर्म्ड फोर्सेस का. जिस देश से हमारे इकोनॉमिक संबंध होते हैं, डिफेंस संबंध होते हैं, उसी तरीके से हमारी पॉलिसीज भी डिफाइन होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं. Donald Trump came the last year and we signed a lot of deals or defense deal. When it comes to Joe Biden is right now looking a more pro towards Pakistan on the military basis. So relationship will change. So these kind of things, ये nuances specifically graduate entries को तो पता ही होने चाहिए. आप Indian Express पढ़ सकते हो, हिंदू पढ़ सकते हो. For that matter, IDSA is a beautiful website. ORF, these are websites जहां पर आपके खासकर ITSA और ORF पे जहां पर बड़े बड़े सीनियर जनरल्स लिख रहे हैं, एंड यू विल गेट एन आइडिया व्हाट्स हैपनिंग. इनिशियली आपको थोड़ी दिक्कत होगी इनको पढ़ने के अंदर, बट जैसे जैसे आप पढ़ेंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी. और इनिशियली हिकअप्स आएंगे ही आएंगे. शुभम, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है. सो इंडियन एक्सप्रेस का एक कॉलम आता है, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, तो उसके अंदर अच्छे तरीके से इश्यूज को एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज है, नेशनल इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज है. और सिक्योरिटी इश्यूज में इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, नैक्सलिज्म, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सारी चीजें तो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट शुभम आपके फिंगर टिप्स पर होनी ही चाहिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर ट्राइंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड एट द रैंक ऑफ एन ऑफिसर. तो मेरे हिसाब से अगर आपको जितनी ये चीजें पता होंगी उतनी आप कमांड में होंगे, इंटरव्यू में, लेक्चरेट में, ग्रुप डिस्कशंस में, एंड इट विल आल्सो इंपैक्ट योर टैक्ट एंड साइकोलॉजी स्टोरीज. बिकॉज करंट अफेयर्स अच्छी होती है तो आई फील द रिलेशनशिप विद द बिल्डिंग अप ऑफ अ स्टोरी आल्सो इंपैक्ट्स. ओके, ग्रेट. ये बहुत बातें हुई, बट सर थोड़ा और डीप में नैरो करते हैं इसको, और नैरो. कैसे मैं कह रहा हूँ, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इट्स टू इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So why it is so important for any person? Okay, it's like abhi, for example, right now I'll give an example of a job and then move towards it. Right now, इस बार अभी around December के अंदर 2000 IB की vacancies आई हैं. These people are the executive guys who will get into the agents. ठीक है, जो आगे चल के agents बनेंगे आपके. Why does the nation need right now?
अगर हम 2020 में देखें, पोस्ट गलवान इंडियन एंड चाइनीज रिलेशनशिप हैज गॉन, वो बहुत चेंज हुआ है. नॉट ओनली विद इंडिया, चाइना हैज बिकम वेरी एग्रेसिव इन द वर्ल्ड when it comes to United States, when it comes to Japan. Almost every country वो कोई ना कोई लैंड क्लेम करने की बात कर रहा है. उसके अलाइज तुम देखोगे तो पाकिस्तान है, नेपाल है, फॉर दैट मैटर इवन ईरान इज शिफ्टिंग बेस, देन द कम्स द टर्की बेस. तो इन सारी कंट्रीज दी बिकम एंटी टू इंडिया. जैसे पाकिस्तान और चाइना तो हॉस्टाइल कंट्रीज रही हैं. अगर ये हॉस्टाइल कंट्रीज है और ये एक्सटर्नल बॉर्डर पर इंडिया पे अटैक करती है, तो कौन सी एजेंसीज है जो फाइट करने जाएंगी? ऑब्वियसली आर्म्ड फोर्सेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लस द एडिशन ऑफ द सीएपीएफ फोर्सेस, स्पेसिफिकली दी पाकिस्तान और पाकिस्तान और अगर हम पाकिस्तान कश्मीर और चाइना के बॉर्डर की बात करेंगे, जहां पर आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स एंड देन हिमाचल एंड उत्तराखंड, इस कंटेक्स्ट के अंदर नेबरिंग रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसीलिए बार बार आप लेक्चर में पूछा जाएगा, डिस्कशन में पूछा जाएगा. अब इंडो चाइना रिलेशनशिप इकोनॉमिक बेस थी, बट नाउ इकोनॉमिक बेस इज शिफ्टिंग. जैसे कि पहले 5G के टावर लगने वाले थे, अब वो कुछ नहीं लगने वाले. आत्मनिर्भरता कैंपेन पे कितना फोकस करा जा रहा है, दैट लोकल इज वोकल जो कैंपेन रन करा गया. पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स में मैं शुभम बात कम ही करूं तो, क्योंकि उस पर ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट इट, ओके, एंड टू मच हैज स्पोकन ऑन द इंडियन पाकिस्तान एंड देयर आर मच सीनियर पीपल देन मी जिन्होंने उसके बारे में काफी एक्सप्लेन करा है. सो फॉर दैट मैटर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, दीज आर डायनामिकली इंडो चाइना बॉर्डर चेंज हो रहा है. आज से 2 साल पहले इंडो चाइना बॉर्डर पर 2017 का डोकलाम स्कर्मिश था. उसके बाद जो अब नेचर है, कल परसों के अंदर भी हमने देखा ना, नाथुला के अंदर देखा है जब चाइनीज दोबारा पिट के गए. सो दिस कीप्स ऑन मतलब कि ठीक है. सो दिस इज इंस्टेंटली चेंजिंग. अब चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट बांग्लादेश एंड म्यांमार ऑन इट साइड. तो जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर भारत को सारे कोनों से सराउंड कर देना और अटैक करना. नाउ इसी कंटेक्स्ट में मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा, जहां पे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की बात हो रही है, जहां पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है टू काउंटर चाइनीज इन द साउथ चाइना सी. So that is why these topics become important, because armed forces would be involved in it, and one of the reasons because of China and Pakistan that the army would be moving towards the theater commands. I know कुछ ज्यादा बताया मैंने, but नहीं, परफेक्ट बताया सर, परफेक्ट बताया. अच्छा सर, आप द हिंदू की एनालिसिस कराते हैं इन डिटेल, तभी अभिनव इतना बोल पा रहा था, क्यूबन क्राइसिस वगैरह वगैरह. अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि जब बात होती है द हिंदू से पढ़ने की, सो यू आर कंफर्टेबल टू एनालिसिस दैट, बट एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाता. व्हाई सो? एक छोटा सा करेक्शन, द हिंदू इज वन ऑफ द थिंग्स मैं एनालिसिस करता हूं मल्टीपल पेपर्स से. अच्छा. क्योंकि हाँ, नॉट ओनली द हिंदू, और यही कोर्सेज में करता हूं, क्योंकि द हिंदू में एक तरीके की बात हो रही है. बट जब हम आईडीएसए के आर्टिकल्स और आर्मी जनरल्स के आर्टिकल्स लेते हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लेते हैं जो दूसरे अखबारों में छपते हैं, तो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है और समझने में आसानी होती है. अब मैं बात करता हूं कि नए बच्चे को समझ में क्यों नहीं आता है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का बच्चा हो या 12th लेवल का बच्चा हो. क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई हिंदू पढ़ेगा या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेगा या आईडीएसए पढ़ेगा, इसकी जो लैंग्वेज होती है तो फौजी जार्गन्स को यूज करा आता है. ठीक है, जैसे मनूवरेबिलिटी को यूज करा जा रहा है, रेकग्निशंस को यूज करा जा रहा है, तो वोकैबुलरी इज वेरी टफ और उन जार्गन्स को समझने में आपको टाइम लगेगा. जार्गन्स को जब आप समझ लेते हैं तो इन आर्टिकल्स के अंदर ये मान के चलता है ऑथर कि आपको पुराना कंटेक्स्ट पता है कि भारत और पाकिस्तान के साथ पहले क्या हुआ, भारत और चीन के साथ पहले क्या हुआ, तो वो मान के चलता है ये आपको पता होगा. जैसे कि अगर आप मेजर गौरव आर्य सर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं या लेफ्टिनेंट जनरल साहब का पढ़ रहे हैं, हसनैन साहब का पढ़ रहे हैं, तो ये आपको बेसिक नहीं बताएंगे. ठीक है, बिकॉज देयर टारगेट ऑडियंस इज नॉट दी एसएसबी ग्रेजुएट. ठीक है, तो इसीलिए एक नए बच्चे को दिक्कत आती है. तो जब मैं कोर्स करता हूं तो आई मेक श्योर कि मैं उसको पीछे का बैकग्राउंड दे पाऊं जो विद टाइम मैंने लर्न करा हुआ है. तो अ स्टूडेंट कैन लर्न ऑन हिज ओन, बट उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने एंड से. बाकी जो जो मैं अपने कोर्सेज में करता हूं वो तो यही है कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम द फ्रॉम बॉटम टू दी अप. ग्रेट, मतलब बेसिक को उठा के रखा और फिर पूरा हाई लेवल तक आप ले गए कि उसको पूरी बात समझ में आ रही है. ओके, अच्छा सर, ये बात हो गई, आपने काफी बातें बोल दी हैं. मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, व्हाट अबाउट रिलेशन which are not directly related to us, like US and Russia. जो बाइडेन ने कहा है कि रशिया इज आवर एनिमी, हमें चाइना से रिलेशनशिप सुधारने की जरूरत है और रशिया को एनिमी दोबारा करनी है. इनफैक्ट रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, उन्होंने बाइडेन को कॉल भी नहीं किया ऑन हिज प्रेसिडेंट बनने पे. सो क्या इन चीजों की हमारी इंपॉर्टेंस क्यों, और इंडियन जो न्यूज होती है इसे कवर क्यों करता है? डायरेक्टली हमने बात कर रही है, मतलब व्हेन यू वर स्पोकिंग टू द इमीडिएट नेबर्स. हाँ, but these are immediate neighbors
तो इमीडिएट नेबर्स आर लाइक दी चाचा, जो चाचे हैं हमारे, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू दी कमांडिंग फादर्स विच आर, जो दुनिया पर जिनका वर्चस्व है, तो वो कोल्ड वॉर एरा में दो थे, यूएसएसआर और यूएस। और यूएसएसआर टूट गया, फिर वो रूस बना, और आज की डेट के अंदर जो उभरता ही हुई शक्तिशाली देश है, द राइजिंग सुपर पावर इज चाइना, विदाउट एनी डाउट्स, एंड इट इज टैकलिंग यूएसए विदाउट एनी डाउट। तो दीज टू कंट्रीज हैव बीन अ मेजर डोमिनेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, और इन्होंने हर जगह पर हस्तक्षेप करे हैं वक्त के साथ अपनी पॉलिसीज को रखने के लिए, या फिर जिस तरीके से, एक सिंपल सी बात है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये बहुत ताकतवर कंट्रीज रही हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू यूएस एंड रशिया, जैसे यूएस में व्हेन इट कम्स टू डोनाल्ड ट्रंप, ही वाज वेरी मच प्रो टू इंडिया इन मेनी टर्म्स, नॉट नेसेसरली ट्रेड में नहीं था, डिफेंस में था। जो बिडेन एंड कमला हैरिस की जो पॉलिसीज प्री इलेक्शंस रही हैं, वो ज्यादातर प्रो पाकिस्तान लगती है, जैसे कश्मीर पे उनका स्टैंड बहुत डिफरेंट है। तो जो बिडेन किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके साथ डील करेंगे, without any doubt, I'm telling you, this would be a challenge to the current prime minister. It won't be easy because this government right now not looks in a comfortable position with the government. And when it comes to Russia, I'm just answering that. रशिया क्या कर रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत क्लोज रहा था, रशिया वाज आल्सो प्लेइंग दैट कार्ड वेयर इट वुड शिफ्ट इट बेट्स टुवर्ड्स द चाइना और टुवर्ड्स द इंडिया कैंप। बट सिंस इंडिया इज अ मेजॉरिटी डिफेंस बायर and a deep state policies generally states की नहीं बदलती है, be it US or Russia, and US is mostly dominated by the industry. I don't think so a massive change will come. Yes, certain changes I can expect, and these countries dominate the other countries, जैसे कि relationship with China or the Pakistan and everything. That is why indirectly we are part of them. And now quadrilateral security dialogue की बात करी थी, वहां तो US बहुत important player है to check balance the China, and to check balance China there's a huge investment coming. मैं आपका एक मिनट यहाँ पर पॉज ले रहा हूँ। Sure. मैं बिल्कुल पॉज ले रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत सारी बातें बता दी, नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिनसे हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट हमारी लैंड बॉर्डर सर्च नहीं कर रही, उनसे क्या है। बट टेल मी वन थिंग, वी हैव सीन द पीपल गेटिंग रिकमेंडेड इवन नॉट हैविंग करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड। ये कैसे हो सकता है? फिर आप इतनी मेहनत करा रहे हैं, ये तो दोनों बात कॉन्ट्रास्ट में जा रही है। देखो, अब कोई विदाउट नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स के बिना भी रिकमेंड हो सकता है। तो ऐसे भी लोग हैं शुभम, जो सुबह उठ के जाते हैं और रिकमेंड हो जाते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स, राइट? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम इज 1% और 2%, बहुत, उससे भी कम है, उससे भी कम है। तो आई थिंक दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, दैट इफ अ पर्सन प्रिपेयर्स, लाइक if you are going for a Google interview, you are going for a Microsoft interview, you will tend to know about the company जिसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे होगे। तो मैं जो चीज कह रहा हूं कि अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हो इन सारे टॉपिक्स को, you will be a better candidate. Even after preparing them, there is no sure shot guarantee that सिर्फ करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर से बच्चा रिकमेंड होता है। These are things which if you know it will impact, because बाकी साइकोलॉजी का टेस्ट भी है, जीटीओ के डिफरेंट टेस्ट भी है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये सिर्फ एक छोटा सा पहलू है। अगर आपकी इस पहलू पे कमांड होगी तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे बेटर बैट्समैन या बॉलर बनते जाएंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम, इफ यू आर गुड टू टेकिंग यू टू एक्सीलेंट, इफ यू आर बैड टू मूविंग टू गुड। ये है मेरा पॉइंट। मतलब आप ये कह रहे हैं नसीब पे सिलेक्शन, मतलब अपनी मेहनत पे सिलेक्शन लो। हाँ, मतलब वो तो मतलब you will always try your best, that's what I believe. Rest, I always said that recommendation is never in your hands. वो तो तुम कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दो, वो तो उन्हीं के हाथ में कि उनको वो अच्छी लगेगी नहीं लगी। ठीक है, जरा एक बात और लेकर आते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। मुझे बड़ा ना काफी टाइम तक डाउट रहा था, और आज मेरे को क्लियर है, बट मैं आपसे वो सुनना चाहूंगा। सवाल ये है सर, किसी भी चीज पे, जैसे सीएए है, चाहे वो बाइडेन का इलेक्शन है, चाहे वो क्या कहते हैं फार्म बिल है, ठीक है, या कोविड-19 है, आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू एसएसबी जानना चाहता है। अब हर किसी का, मैं अज्यूम कर रहा हूं, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू या तो सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट या राइट में होगा। मतलब या तो वो रिलीजियस फेवर में होगा, या कोई डेवलपमेंट या टेक्निकल फेज में होता है। अब तो सर आप कहते हैं न्यूट्रल रहो। आई टेल यू व्हाट आई मीन टू से। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फार्मर्स बिल है, या फॉर दैट मैटर कोविड-19 है, या फिर डीमोनेटाइजेशन है, जहां पर जो भारत की जनता है वो बढ़ जाती है। एज एन एस्पिरेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है, नॉट ओनली इन एसएसबी,
इवन इन सिविल सर्विसेज इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है, इवन इन सीएपीएफ इंटरव्यूज आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि जब आप सरकार की पॉलिसीज बताते हैं तो आप सरकार की पॉलिसीज बताएंगे और पॉलिसीज में जहां पर कमी है उसको क्रिटिसाइज करके उसके सोल्यूशन पॉइंट्स बताएंगे। आप व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के लिए, यू आर नॉट देयर टू क्रिटिसाइज द प्राइम मिनिस्टर और द होम मिनिस्टर, यू आर देयर टू क्रिटिसाइज सर दैट आई फाइंड दिस इज द प्रॉब्लम। जैसे फार्मर बिल्स के अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल इशू अगर लगता है तो सर आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू दिस, okay, because you can only recommend, because there are many senior civil servants and in the bureaucracy and even in the administration who would look after. तो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि आप प्रॉब्लम रखेंगे, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, या फिर एक टॉपिक को रखेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, और जहां पर आपको उसकी कमियां लगती हैं आप उसकी सोल्यूशन देंगे। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोई लेफ्ट या राइट नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लाती है उसमें कमियां होती है उसको ठीक करते हैं, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेसी, एंड आर्म्ड फोर्सेस आर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हम कहते हैं मोदी को ये करना चाहिए था, मोदी को वो करना चाहिए था, ठीक है, बिडेन को ये करना चाहिए, या हमारे जनरल साहब उन्हें हम उनके फर्स्ट नेम से बुला देते हैं। इज इट ओके इन द एसएसबी टू से दैट? Not at all. Not at all. Okay, this is not at all okay. It's something like that, like calling like you are giving a interview and say somehow you know the name of the interviewing officer. Say his name is Colonel Rajesh Pandey. So you won't say, "हाँ, Rajesh जी जरा सुनिए आप." You will never say ना. There is a important, and first of all you're going for armed forces. यार, this rank oriented organizations हैं, ठीक है? इसके अंदर when it comes to the prime minister, one of the highest dignitary in the nation, when it comes to the president, उनके आगे भी लिखा रहता है his excellency. So all these things, Fauji's, they believe in decorum. Even when you're talking about father of the nation, you will talk Mahatma Gandhi ji, and you know, this is a decorum needs to be maintained. मोदी जी आपका कोई बाहर का दोस्त थोड़ी है, वो जो खेल रहा है उसके साथ बात कर रहे हो. He is the prime minister of the nation. You need to respect the designation he's got. Okay, so because as in the armed forces, when अगर कोई परमवीर चक्र आता है तो even the general will salute, right? Because he is a PVC. So that's my point. तो और हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तो और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये हो गई बात। मैं आपसे जरा एक और बात लेकर आना चाहता हूँ, बड़ा ही कॉमन है, अभी तक हमने डिफेंस के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स की बात की ही नहीं है। डिफेंस में रीसेंट कोई भी चीज कमीशन जो हुई है, चाहे वो शिप हो, सबमरीन हो, मिसाइल हो, उन चीज का आपके एसएसबी में क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कोई भी रीसेंट चीज, एक तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेवी टेक एंट्रीज के लिए जा रहे हैं, एयरफोर्स टेक एंट्रीज के लिए जा रहे हैं, or the army tech entries, and specifically naval and air force tech entries I've seen. In the navy tech entries, they would be, मतलब वो चाहते हैं कि आपको सबमरीन्स के बारे में पता हो, नॉट ओनली जो न्यू सबमरीन्स आ रही है बट इसके बारे में भी पता हो कि न्यू सबमरीन्स के अंदर क्या टेक्नोलॉजी हो रही है, सबमरीन काम कैसे करता है, ये टेक एंट्रीज में ज्यादा है। बाकी कौन सा न्यू वेपन आया, दिस इज मोर फ्रॉम द अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दैट आपको पता कितना है कि आपकी दिलचस्पी के साथ आप कितनी सीरियस हो इस जॉब के बारे में, कितना आप इसके बारे में जानते हो। जैसे आप बोलते हो सर आई एम वेरी डेडिकेटेड टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, तो अगर आप डेडिकेटेड हो तो आपको सिक्योरिटी के बारे में पता होगा, आपको थिएटर कमांड्स पता होंगी, अगर जब वो फ्यूचर में आएंगी आपको आर्मी की कमांड्स पता होंगी, नेवी की कमांड्स पता होगी, कौन सा नया वेपन आ रहा है। तो चाहे वो S-400 ट्रायम्फ की हम बात करें, जितने भी न्यू वेपन्स आ रहे हैं, फॉर दैट चीनूक की बात करें, तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट इट, which will tell that how much you keenly observing the things, because once you get into the forces, that observation will help you out. ओके, ग्रेट, यहाँ तक हो गया सर। मैं एक बात करना चाहूंगा, वन ऑफ द मोस्ट एंड द लास्ट थिंग, कि पहले की जैसे हमारी कोई, आपने कहा रेजिमेंट ज्वाइन करनी है, फॉर एग्जांपल आर्टिलरी या फॉर एग्जांपल आर्मर्ड। अब यहाँ पर जैसे ही आपने बात बोला, तो आपसे पूछना शुरू हो जाता है व्हाई आर्मर्ड, व्हाई आर्टिलरी, ठीक है, आपने बता दिया। अब उन चीजों को क्रॉस चेक किया जाता है फैक्ट फाइल से कि आपकी नॉलेज कितनी है, क्योंकि फैक्ट फाइल में इंसान झूठ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, मैंने बोला आर्मर्ड, अच्छा आर्मर्ड में तो कैवलरी भी होती है, कैवलरी क्या है, प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड क्या होता है, यहाँ पर आ गए व्हाट आर द फेमस रेजिमेंट्स ऑफ देयर, हु गॉट द पीवीसी इन दैट। तो ये बताइए, इन चीजों बच्चे फंस जाते हैं, डरते हैं इन चीजों से बहुत। ज्यादातर ये जो तो क्वेश्चन कह रहे हैं ना, दिस इज वेरी कॉमन इन दी एनसीसी एंट्री में, बहुत कॉमन है। ओके, एनसीसी एंट्री में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, बिकॉज देयर अवेयरनेस अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस इज मच मोर देन अ सिविलियन। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल बी नोइंग। कई बार सिविलियन की भी होती है, और हु इज कमिंग फ्रॉम अ फौजी बैकग्राउंड, कोई फौजी बैकग्राउंड से आ रहा है, मान लीजिए वो आर्मड के फादर आर्मड में रहे हैं, किसी नेवल बैकग्राउंड से,
तो यार इसका ऑर्डर वही है जो तुमने मैंने तेरे को बताया ना, बीट नेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स और दी आर्मी। ये क्या है, एक लेवल है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, वो डिक करने लग जाते हैं कि कितना ज्यादा पता है। कई बार ये भी होता है कि वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हें पूछते हैं और तुम उसका इतना सटीक आंसर देते हो कि उस टॉपिक को फिर वो छूते ही नहीं है। ठीक है, कई बार होता है ऐसा, जैसे कि तुमसे आर्मड के बारे में पूछा, या सर्विस आर्म्स के बारे में पूछा, या इंजीनियरिंग यूनिट के बारे में पूछा। सो दिस इज अ डिगिंग डाउन अप्रोच, दे विल कीप डिगिंग टिल व्हाट पॉइंट, मतलब आपकी जो जड़ें हैं वो कितनी नीचे तक जाती है। और फिर क्रॉस चेक, अगर एक चीज आपने बोली और आपने 5 से 6 बार उसके क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, तो आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ, बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट compete with a person who has given 30 years or 25 years of the armed forces. His knowledge would be higher. आप एक लेवल तक ही compete कर पाएंगे, फाइनली यू माइट हैव टू गिव अप मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अभी ऑन 31 आपसे मुलाकात हो सकती है बच्चों की, हाँ, अन अकेडमी पे बच्चे भी देख करेक्ट पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट नहीं, सर आ रहे हैं 1 फेब को, याद रखिएगा 31 को नहीं आ रहे हैं सर, 1 फेब को आ रहे हैं रात को 10 बजे अन अकेडमी की ऐप पर। जब अगर आप पहली बार अन अकेडमी की ऐप यूज कर रहे हैं तो आप जब नीचे एक दिया हुआ लिंक पे क्लिक करेंगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो आपको कोड वाशने डालना होगा अगर आपको फ्री में क्लास ज्वाइन करनी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो याद रखिए, क्लास आ रही है 1 फेब को रात 10 बजे। सर आपसे लाइव मिलेंगे, आप अपने लाइव डाउट क्लियर कर सकते हैं और सर यहाँ पर आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब। अभी मुझे एक बात बताइए, उसमें होने क्या वाला है? उसमें यही होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट तो जो द हिंदू का कोर्स है, जो सिक्योरिटी कोर्स है, जो आईआर कोर्स है, जो बच्चे फौजी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की, फॉर दैट मैटर इवन आईबी एग्जाम्स, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इन सारे टॉपिक से इंपैक्ट पड़ता है, किस तरीके से उनको ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने संक्षिप्त में बताया, इन शॉर्ट फॉर्म आई टोल्ड कि क्या क्या फ्री रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हो। पेड रिसोर्सेज तो है, फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पे आप क्या देख सकते हो, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी न्यूज को फॉलो करना चाहिए और कौन सी न्यूज को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीजों में मैं बात करूंगा, जिसके अंदर उनको एक आसानी से एक तरीके का फ्लो चार्ट मिल जाए अपनी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो एनडीए का हो या फिर वो सीडीएस, विच एवर एंट्री इज। ओके, सो ये 31 को आ रहा है अन अकेडमी पे, उनकी ऐप यस, पर फ्री में 31 देखने को मिल रहा जनवरी है। को सुबह 12 बजे। सुबह 12 बजे फ्री में देखने को मिल रहा है। याद रखिए कि 31 को नहीं आ रही है, मैंने अभी आपको बताया था यार, ये 1 फेब को 10 PM पे लाइव है और आप यहाँ से फ्री में सर से पढ़ सकते हैं। आपकी करंट अफेयर्स, आपके डाउट, आपके सारे एसएसबी के जो भी हो, वो सब आपके क्लियर होंगे रात को 10 बजे 1 फेब को। ज्वाइन करना मत भूलना। ग्रेट। अच्छा सर, यहाँ से जरा मैं और बात लेकर आना चाहूंगा। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करंट अफेयर्स में रह गई, जो मोस्ट ऑफ द पीपल विल इग्नोर इट। सपोज चाइना के रिलेशनशिप ताइवान के साथ कैसे हैं, चाइना के रिलेशनशिप हांगकांग के साथ कैसे हैं, फ्रांस के रिलेशनशिप अफगान या सीरिया के साथ कैसे हैं, ये चीज भी मैटर करती है। करेक्ट। इजराइल के अरब के साथ कैसे हैं, ये भी मैटर करते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट इंपैक्ट है नहीं। और दूसरी बात, आपने कहा था सुपर पावर है, कोल्ड वॉर में था, वो भी नहीं है। व्हाई दीज थिंग्स मैटर सर? देखो कि जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट, सिंस तुमने इजराइल की बात करी, इजराइल हैज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड कॉल्ड मोसाद। तो इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल के करंट इंडियन रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, बेंजामिन और मोदी साहब के। ऑल दीज कंट्रीज, जैसे कि जब चाइना अपना ग्रुप बनाता है, तो जैसे कि एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे एक मोहल्ले के अंदर 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के साथ उसके गुट बन जाते हैं, ये मेरा फलाना दोस्त है, ये मेरी फलानी बैक है। तो ये एक तरीके की इंटरनेशनल लेवल की बैक है, ठीक है, कि भैया इंडिया के साथ इजराइल है। Now, Israel is a leading country when it comes to cyber experts. Chinese are very good in cyber threats. तो उस साइबर थ्रेट्स को डील करने के लिए भारत के पास भी ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए विच इट कैन रिलाई। तो बीट इजराइल, बीट यूएसए, इंडिया विल आल्सो नीड जो इंडिया के साथ लाइक माइंडेड कंट्रीज हो। जब 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सेस वर्सेस एलाइड, तो ग्रुप्स बनते हैं। सिमिलरली नेटो की अगर हम बात करें, तो नेटो के अंदर भी एक ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर बोला जाता है कि अगर नेटो की किसी कंट्री पर अटैक करा जाएगा तो सारी कंट्रीज पर अटैक बना जाएगा। सो इफ इन द कमिंग 15 to 20 ईयर्स द पॉलिटिकल पावर की बात करी जाए, राइजिंग पावर्स की बात करी जाए, 2 पिलर्स जिस पे चलेंगी वो है भारत और चीन। और भारत को बहुत सारे एलाइड कंट्रीज की जरूरत पड़ेगी, नॉट नेसेसरली जिनका बॉर्डर्स हमसे टच होता है, क्योंकि इकोनॉमिकली हम बहुत सारी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। मिलिट्रली इजराइल से हम कितने वेपन्स लेते हैं, यूएस से हम कितने वेपन्स लेते हैं, रशिया से कितने वेपन्स लेते हैं। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें चेक एंड बैलेंस रख रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, दिस रिलेशनशिप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इजराइल और अरब के संबंधों की तुमने बात करी जो हाल फिलहाल में सुधरे हैं,
Saudi Arabia has got more closer to India than Pakistan. तो दिस इज अ शिफ्ट विच इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल अफेयर्स. तो अरब वर्ल्ड और जो सऊदी का वर्ल्ड आ रहा है तो वहां से मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा इंडिया को, इजराइल का सपोर्ट आ रहा है. तो चाइना जिस तरीके से अपने बंदों को इकट्ठे कर रहा है, कंट्रीज को इकट्ठे कर रहा है टू काउंटर चेक पाकिस्तान, चाइना और जो उनका ग्रुप है, वी वुड बी नीडिंग दिस कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पैसा, डिफेंस एंड एवरी अदर एस्पेक्ट. ग्रेट सर, ये बात हो गई, बट अगेन मैं आपसे पूछना चाहूंगा इनका इंपॉर्टेंस है क्या एसएसबी में? भाई यहाँ तो आप ऐसा तो है नहीं जब आप पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े होगे तो उस चीज का इंपैक्ट मिलेगा कि अफगानी भी आपके इलाके में मिल रहा है, इजरायली भी आपके इंपैक्ट ऐसे है कि जब तुम इजराइल का ड्रोन हमारी आर्म्ड फोर्सेस यूज करती हैं वो तभी पॉसिबल होती है क्योंकि हमारे इंडिया के इजराइल के साथ संबंध है. अगर आप बंदूकों को देखो, जब S-400 ट्रायम्फ की बात करी जा रही है, चीनूक अपाची क्यों मिले हमें? अगर भारत और अमेरिका के संबंध नहीं होते तो नहीं मिलते ना वो हमको. रफाल में फ्रांस से क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे भारत और फ्रांस के अच्छे संबंध है. दैट इज द रीजन वी आर गेटिंग इट. तो डायरेक्टली नहीं, आर्म्ड फोर्सेस डायरेक्टली नहीं, और फॉर दैट मैटर डायरेक्टली अगर बात करूं तो फिर आपकी मल्टी कंट्री एक्सरसाइजेस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस है. जब भारत फ्रांस के साथ करता है, यूएस के साथ करता है, तो इन एक्सरसाइजेस में एक टर्म यूज होता है इंटरऑपरेबिलिटी, कि कल को अगर फ्यूचर में वॉर्स के लिए जाना चाहिए तो दोनों फौजों को पता है वो काम कैसे करती हैं. तो कल को इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी एक ऑपरेशन में साथ में जा रही है, से दैट देयर यूएस मरीन्स आर एंड आवर पैरा एसएफ साथ में कोई ऑपरेशन कर रही है, तो दे वुड बी नोइंग ना कि किस तरीके से काम करती हैं. तो दीज एक्सरसाइजेस आर डायरेक्टली जो डिफेंस टू डिफेंस रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है, और एक्सटर्नल अफेयर्स के और मिनिस्ट्रियल टू मिनिस्ट्रियल हो रही है जहां पर वेपन्स आ रहे हैं. तो हमने बेका साइन करा है, लेमोआ साइन करा है, दीज कॉमकास्ट एंड ऑल दीज डील, जिससे हमें यूएस की मेन टेक्नोलॉजी मिलेगी यूज करने को. तो दैट इज द रीजन कि वो टेक्नोलॉजी आएगी, उनके वेपन्स आएंगे जो हमारे फौजी यूज करेंगे, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो. सो नेसेसरी नहीं कि हमारा फौजी जाके वहां से वेपन लेकर आ रहा है, बट व्हेन हमारे फौजी वहां पर एक्सरसाइजेस करने आते हैं, उनके वेपन्स को यूज करते हैं, दैट रिपोर्ट गोज टू द हेडक्वार्टर, दीज आर द वेपन्स, एंड स्टेडली इट गोज अप एंड देन वी ट्राई टू गेट देयर वेपन्स, एंड जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है विच वी कैन यूज. ग्रेट, ये सारी बातें हो गई, बहुत सारी करंट अफेयर की बातें हो गई, ऑलमोस्ट सभी हो गई सर. अब मुझे एक बात बताइए सर, अ पर्सन हु डू नॉट हैव, आपने बात बोली थी, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, आपने से मोटा मोटा बोला था, अ पर्सन हु डू नॉट हैव अ करंट अफेयर नॉलेज एंड पर्सन हु हैव अ करंट अफेयर नॉलेज, उसके बोलने में क्या फर्क आता है? सबसे पहला फर्क तो कॉन्फिडेंस का ही आ जाता है. हाँ, सबसे बड़ा फर्क. ठीक है. और कॉन्फिडेंस इटसेल्फ इज अ, जो बहुत सारे मल्टीपल ओएलक्यूज को टच करता है. आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ जाएगा. जैसे कि तुम्हें कोई चीज आती है तो तुमने देखा ग्रुप डिस्कशन में जब किसी को कोई चीज आती है तो बड़ा कॉन्फिडेंटली आगे आता है वो, ठीक है. सिमिलरली लेक्चरेट के अंदर या फिर इंटरव्यू के अंदर जब उसे कोई चीज आती है तो बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है वो. एंड ऑब्वियसली दी एसेसर्स विल लाइक इट. मतलब बढ़ चढ़ के मतलब ये नहीं किसी का सर फोड़े या उसे बोलने ना दे, वो नहीं, बट ही विल पार्टिसिपेट. तो फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस. जब कॉन्फिडेंस आता है और आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो सेकेंड चीज आती है प्रेजेंटेशन. आपकी प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट होती है. जब प्रेजेंटेशन अच्छी चीज आती है तो थर्ड चीज आती है पनाश. देयर कम्स अ स्टाइल. तो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस जो आप में आती जाएगी. तो जब वो देखते हैं ना किसी सीनियर कर्नल और ब्रिगेडियर को देखते हैं पनाश इन स्पीकिंग, या फिर मेजर साहब को देखते हैं क्या, तो फिर टाइम इट कम्स. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इफ अ कंटिन्यूअसली कोई ये अफेयर्स पर काम करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा. उसको पता लगेगा इन 3-4 जनों को ज्यादा नहीं पता. सो अ लिटिल बिट ऑफ डोमिनेंस इज देयर. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोमिनेटली उन पर उनको बोलने दा रहे, बट इंटरनली यू विल फील मच मोर मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द जीटीओ, बीट लेक्चरेट. आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत होगा. आप आंखों में आंखें दागकर बात करेंगे. वो तभी होगा ना जब अंदर कंटेंट है. अगर कंटेंट नहीं होगा तो फिर काफी सारी चीजें आपको हिला देंगी. ठीक है सर. व्हाट अबाउट द रैशनलिटी पार्ट? व्हाट अबाउट रैशनल पार्ट और यू नो ऑर्डरिंग ऑफ कि किसी चीज को ऑर्डर करना, ये चीजें यू नो रीऑर्डरिंग करना किसी फॉर्मेट में, बोलने में, अब उनके जैसे बारे में कि क्या जब कहोगे तुम आप? न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ते हो, हाँ. तुमने देखा है वो एक फ्लो में लिखा रहता है. पहले आपको टॉपिक बताता है, टॉपिक की बॉडी देता है और फिर खत्म कर देता है. करेक्ट. तो देखा जाए तो लेक्चरेट में भी ये होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. तुम इंट्रोड्यूस करते हो टॉपिक को, फिर तुम ऑर्डरिंग करते हो और फिर तुम एंड करते हो. जब कोई बच्चा लगातार ये 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने करते जाता है तो उसका माइंड भी इसी माइंडसेट में कन्वर्ट होता जाता है. दैट कि वो इश्यूज को डिफाइन करता जाता है, कोड करता जाता है. कोड 1, कोड 2, कोड 3, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे ब्लॉक्स बनते जाएंगे. इसका कोई स्पेसिफिक इंजेक्शन नहीं है शुभम कि तुमने इंजेक्शन लगाया और आंसर हो गया तुम्हारा. इट विल टेक टाइम. इट इज अ प्रोसेस.
दैट इज वाई हर जगह पर बच्चे जब लेक्चर प्रैक्टिस करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, या सीएपीएफ पेपर में आंसर्स लिख रहे होते हैं जो उनका पेपर 2 है, इट विल टेक अ पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज वाई ऑलवेज से कि आप 150 रुपए की ऐसे की किताब लेके रटोगे या फिर किसी को देख के करोगे, इतनी जल्दी नहीं होगा. इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम. ठीक है, चलिए सर, मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ यहाँ पर. अगर हम बात करें करंट अफेयर, आप जवाब ना दे पाए, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में या किसी पॉइंट पे आपने कहा जाके अटक गए, सो इट्स स्टूडेंट्स टेक स्ट्रेस इन देयर हेड, अबे जवाब ही नहीं आया यार, खराब हो गया इंटरव्यू. और वहां से इंटरव्यू का क्या फेस बदल जाता है, मतलब वही एक पार्ट होता है जहां से इंटरव्यू का फेस बदल जाता है आपके सिलेक्शन ना सिलेक्शन होने का, क्या वो सिचुएशन है आप? नहीं, आई डोंट थिंक सो. आंसरिंग वन स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिकली टू करंट अफेयर्स, तुम्हारा नॉन रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन सिर्फ उस एक क्वेश्चन पर होता है. होता क्या है, जब तुम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो तो दो टाइप के तीन टाइप के बच्चे हैं. एक तो चुप बैठ जाते हैं, ठीक है. दूसरा मन गढ़ंत कहानियां सुनाते हैं. और तीसरा होता है जो बोलता है सर आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. दिस इज द कैंडिडेट विच आई वुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर, और मे बी दी एसेसर. बिकॉज जैसे इसने नो बोला, इट गिव्स अ वेरी क्लियर आंसर टू द फौजीज, बिकॉज फौजीज आर लुकिंग फॉर द यस, बिकॉज कि यस और नो आंसर में क्या बता रहा है हमें. तो जैसे ही वो आंसर उनको आता है, देन उस बात को आपको वहीं पे खत्म करना है एज एन एस्पिरेंट एंड स्टार्ट मूविंग ऑन. अगर आप उसी में सोचे रहोगे कि दुख के अंदर की मुझे नहीं आता, बिकॉज when it comes to current affairs और जीके, this अथाह नॉलेज है, तो there would be something which you might not know and there is nothing to be feel sorry about it. in the next SSB और the अगर उसमें रिकमेंडेशन नहीं होता या रिकमेंड हो जाते हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप घर जाके जरूर उस बात को पढ़िए. तो यहाँ पर उसका दुख लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं हो पाया. दिस इज वेरी सिमिलर कि वो जो बच्चे होते हैं वो साइकोलॉजी का टेस्ट आके रूम में बैठ के बोलते हैं आज 50 SRT 40 ये जोड़ के नंबर गिन देते हैं. वो फालतू की चीज है वो. तो यार बट ये बात है, पर सर स्ट्रेस सिचुएशन बन जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल बात करते हैं, मुझसे पूछा गया, आपसे पूछ लिया फॉर एग्जांपल, भाई हु इज द जनरल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है. आपको आपने बता दिया कि भाई नरवाना साहब हो गए, ये हो गया, ठीक. अब उसके बाद उससे पूछ लिया गया, अच्छा नरवाना साहब के पास कौन कौन से मेडल्स हैं? नहीं आया, फर्स्ट स्ट्रेस. पहला, सर नहीं आता, मेरे को नहीं आता. अब उसी में थोड़ा और डिग इन करना शुरू कर देते हैं वो थोड़ा सा. ओके, उनके वो कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं? बड़ी बेसिक बात है, ठीक है. उनकी यूनिफॉर्म देख के बता देता है, वो भी नहीं पता. अच्छा, उन्होंने कौन से बता सकते हो, आपने न्यूज में कभी शायद सुना हो, वो एनडीए से पास आउट है या सीडीएस से पास आउट है, आईएमए से पास आउट है आप, क्योंकि शायद हो सकता है वो आईएमए ज्वाइन करा हो, इस वजह से पूछ लिया हो, उसको ये भी नहीं पता. अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन स्ट्रेस लेवल पुट कर देते हैं जो बेमतलब में बच्चा शायद ले भी लेता है. सो इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक, और इसका अगर ले लिया तो इसका इम्पैक्ट होगा क्या, क्या उसका सिलेक्शन यहाँ से यार और इसका देखो, अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पर एक ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता, जो तुमने बोला ना, हाँ. इसमें से एक नहीं आता. इन दिस केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट एक्सेप्ट्स दैट he doesn't know these things, rather than ऐसे चुप बैठ जाना, ऊपर आसमान में देखना, इधर उधर देखना, आई कांटेक्ट को. अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो इसमें कोई शर्म नहीं है उस चीज को एक्सेप्ट करने में, बिकॉज एज अ फौजी दे वुड बी लुकिंग दैट इज ही एक्सेप्टिंग दैट ही नोज इट और नॉट. और इसका आपको ये जो अगर आपको चीजें नहीं आती, it is easier said than done, but you will have to fight it in the SSB that it does not impact. It is very easy for me to say here कि नहीं यार impact नहीं होना चाहिए, but impact आपको करना पड़ेगा. फिर वही है controlling the nerves, वो बोलते हैं ना controlling the nerves. तो यहाँ पर इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो going back to the previous question कि अगर आपको चीजें पता होंगी तो लाइफ थोड़ी इजी होगी. कि मान लीजिए आपको आर्मी पे क्वेश्चंस नहीं आए, बट आगे चल के इंटरव्यू में अगर उन्होंने किसी और टॉपिक पर आपसे पूछा और वहां पर आपने 10 में से 5 सवाल दे दिए, तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से भर जाएगा. क्योंकि 5 सवाल जवाब करंट अफेयर में आप नहीं दे पाए, दैट इज नॉट ओनली द रीजन फॉर नॉन रिकमेंडेशन देयर वुड बी मल्टीपल थिंग्स. जैसे आप ग्रुप डिस्कशन में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, लेक्चरेट में कैसे, बिकॉज आपको आगे भी मौका मिलने वाला है बहुत सारे सवालों का जवाब देने का. तो उसका प्रेशर लेने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो चीज नहीं आती है वो सही नहीं आती, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट एनीवेज. ओके, दैट्स ग्रेट. ठीक है सर, यहाँ तक की सारी बात हो गई है. पर ये बात बताइए, लोग ना देर में जगते हैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए जब एसएसबी की कॉल आ जाती है. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि अब इतनी देर में जगे तो अब क्या कर लिया जाए, कहाँ से शुरुआत कर लें वो, क्योंकि अभी तो आपने 3-4 महीने बोल दिया था. मैं आपको याद दिलाऊं आपको, कितनी देर में जगते हैं, मतलब बस कॉल आ गई, अब कॉल आई, अब जगना शुरू हो गए.
मतलब अभी अभी मतलब कितने दिन है, 10 दिन, 15 दिन? 20 दिन होंगे करीबन, एक महीना पकड़ तो के चलो। अगर अगर 20 दिन है तो आई वुड recommend them टू, अगर स्पेसिफिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिस भी एसएसबी के बारे में जा रहे हैं, टू एटलीस्ट नो अबाउट दी आर्म्ड फोर्सेस, जिस पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्सेस के लिए जा रहे हो, और उस आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रिसेंट डे में जो चेंजेस आए हैं, हु इज हेडिंग इट, ही कम्स फ्रॉम विच प्लेस, व्हाट आर द लेटेस्ट चैलेंजेस, लेटेस्ट वेपन्स उन्होंने कौन से लिए हैं, प्लस अ लिटिल बिट ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ये तो बेयर मिनिमम पढ़ के जाए। जरूरी नहीं इससे आए, बट एटलीस्ट ही वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। देयर आर मल्टीपल चैनल्स, जैसे यूट्यूब के ऊपर राज्यसभा टीवी का बिग पिक्चर है, डिफेंस के एनालिसिस भी हैं, इन सबको पढ़ें। तो 15 दिन के अंदर तो यही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आई स्टिल फील दैट थोड़ा लंबा हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप कुंजी के नोट्स पढ़ के जाएंगे तो आपका लक अच्छा हो और वही सवाल पूछ दिए गए और उन्होंने आपने आंसर कर दिया तो बहुत बढ़िया होगा। बट इफ यू प्रिपेयर, अगर आपने 1 से 2 महीने की तैयारी कर ली है तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा उसमें, काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। कई बार जैसे तुमने बोला था ना कि सर, कि कई बार बच्चे ऐसे ही रिकमेंड हो जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी मैंने देखा जिन्होंने आए और रिकमेंड हुए, बट शुभम, मैंने उनमें खास चीज देखी है, देयर पीआईक्यू इज वेरी हैवी एंड इट इज गुड। मतलब दे माइट बी एक्सेप्शनली गुड इन स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स, एंड देयर पर्सनालिटी नेचुरली इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो उनके काफी सारे ओएलक्यूज दिखते हैं, और काफी सारे जो फौजी बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं, काफी सारे ओएलक्यूज दे आर एबल टू डिराइव फ्रॉम देयर पेरेंट्स, सो दैट हेल्प्स। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस व्हिच आई फील। ओके, दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल सर। याद रखिए आप सर से मुलाकात कर सकते हैं, वहां पर सर आपको करंट अफेयर प्लस आपके सारे एसएसबी के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं लाइव अनअकैडमी पे। आपको मुलाकात करनी उन्हें 1 फेब रात 10 बजे, मंडे है उस दिन, याद रखिएगा इस बात को। और कोड यूज करेंगे वाशने अगर आप पहली बार अनअकैडमी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।